हिमालय की अनंत ऊंचाइयों के बीच बसा स्वर्णपुर एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति स्वयं अपना श्रृंगार करती थी। इस गांव की सुबह देवदार के घने जंगलों से छनकर आती सुनहरी किरणों और जीवनधारा नदी के कलकल संगीत से होती थी। गांव के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें उतनी ही गहरी थीं जितना कि यहाँ के लोगों का विश्वास। इसी पेड़ के नीचे गांव की न्यायशिला स्थित थी, जहां सोमनाथ जी बैठते थे। सोमनाथ जी के चेहरे की झुर्रियां गांव के 100 सालों के इतिहास की गवाह थीं। उसी वर्ष की गर्मियों में शहर की आपाधापी से दूर सोमनाथ जी का पोता ईशान अपने परम मित्र कबीर के साथ स्वर्णपुर पहुंचा। कबीर एक मेधावी इंजीनियर था, लेकिन वो मशीनों की दुनिया से ऊब चुका था। गांव की सीमा पर कदम रखते ही उनका स्वागत चरवाहे बिरजू और उसकी वफादार कुतिया शेरू ने किया। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाकर मानो कबीर को ये एहसास कराया कि यहाँ अजनबियों का भी स्वागत अपनों की तरह होता है। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए कबीर ने देखा कि हर घर की दीवारों पर गेरू और चूने से सुंदर चित्रकारी की गई थी। तभी उनकी मुलाकात सुमी से हुई। सुमी गांव के अनुभवी वैद्यराज की पुत्री थी। उसके कंधे पर लटका झोला हमेशा ताजी जड़ी बूटियों से भरा रहता था। सुमी ने ईशान को चेतावनी भरे स्वर में बताया कि इस बार बादल चोटी के ऊपरी हिस्से में कुछ रहस्यमयी रोशनी देखी गई है, जिसे गांव के बुजुर्ग एक पुराने संकेत के रूप में देख रहे हैं। कबीर, जिसमें खोजी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी, ने इस रहस्य को सुलझाने का मन बनाया। उसने ईशान और सुमी को साथ लिया और अगले दिन सुबह ही चोटी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उनकी भेंट गूंगा काका से हुई। काका बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके आंखों की व्याकुलता और हाथों के संकेतों ने उन्हें आगाह किया कि ऊपर का रास्ता प्राचीन काल से शापित माना जाता है। युवाओं ने इसे मात्र एक अंधविश्वास मानकर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, वातावरण अधिक ठंडा और धुंधला होता गया। सुमी ने उन्हें उन दुर्लभ पौधों के बारे में बताया जो केवल इसी ऊंचाई पर उगते थे और जिनमें कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति थी। अचानक बादलों ने गर्जना शुरू की और देखते ही देखते भयानक भूस्खलन हुआ। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। कबीर ने अपनी इंजीनियरिंग की कुशलता का परिचय देते हुए एक अस्थायी गुफा खोजी और सौर ऊर्जा से चलने वाले अपने छोटे टॉर्च से संकेत भेजने शुरू किए। नीचे गांव में सोमनाथ जी ने तुरंत बचाव दल गठित किया। बिरजू और शेरू ने उन दुर्गम रास्तों को खोज निकाला जो केवल पुराने चरवाहों को पता थे। शेरू की सूंघने की शक्ति ने उन्हें उस जगह तक पहुंचा दिया जहां ईशान, कबीर और सुमी मलबे के पीछे सुरक्षित थे। जब वे वापस गांव लौटे तो पूरा गांव उत्सव के माहौल में था। इस घटना ने कबीर के मन में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ लोक ज्ञान के प्रति गहरा सम्मान पैदा कर दिया। कुछ समय बाद स्वर्णपुर पर एक आधुनिक संकट के बादल मंडराने लगे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गांव की नदी पर विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव रखा। लखन, जो शहर में रहकर अपनी जड़ें भूल चुका था, इस परियोजना का मुख्य पैरवीकार बनकर आया। उसने ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाए। गांव की शांति दो विचारधाराओं के बीच बट गई। तभी प्रोफेसर शास्त्री, जो एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और शांति की तलाश में स्वर्णपुर आकर बस गए थे, उन्होंने तथ्यों के साथ ग्रामीणों को समझाया कि यह बांध गांव का अस्तित्व मिटा देगा। इसी संघर्ष के दौरान गांव में विक्रम नाम के एक चित्रकार का आगमन हुआ। वो शांत रहता था, लेकिन उसकी चित्रकारी बोलती थी। उसके साथ इला आई थी, जो एक संगीतकार थी और लुप्त हो रहे लोकगीतों को सहेज रही थी। धरा पर्व की रात, जब पूरा गांव असमंजस में था, विक्रम ने गांव के मुख्य चौक पर अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग प्रदर्शित की। उस पेंटिंग में बांध बनने के बाद की उजाड़ और सूखी नदी का हृदय विदारक चित्रण था। उस कला ने वह काम कर दिया जो शब्द नहीं कर पाए थे। लखन ने भी अपनी गलती मानी और कंपनी का साथ छोड़ दिया। विजय के उपलक्ष्य में धरा पर्व को नए उत्साह के साथ मनाया गया। सुमी और विक्रम ने मिलकर बादल चोटी की तलहटी में एक दुर्लभ उपवन विकसित किया। कबीर ने अपनी इंजीनियरिंग का उपयोग कर गांव के लिए छोटी पनबिजली परियोजना तैयार की, जिससे नदी को नुकसान पहुंचाए बिना हर घर में बिजली पहुंच गई। वर्षों बीत गए। स्वर्णपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था। ईशान और सुमी ने मिलकर वहां एक विद्यालय और शोध केंद्र खोला। प्रोफेसर शास्त्री और गूंगा काका पुस्तकालय की देखरेख करते थे। सोमनाथ जी की विरासत अब गांव के हर युवा की रगों में दौड़ रही थी। कबीर ने स्वर्णपुर की मिट्टी में वो सुख पा लिया था जो शहर के किसी ऐशो आराम में नहीं था। नदी की लहरें आज भी वही गीत गाती थीं, लेकिन अब उन गीतों में संघर्ष की जीत और अपनी जड़ों की ओर लौटने की एक नई गूंज थी। स्वर्णपुर की स्वर्ण आभा अब कभी न बुझने वाली ज्योति बन चुकी थी।